नमस्ते। अच्छा, आज के टॉपिक पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में ये तीन बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं। एक तरफ हम कहते हैं रिलीजन। वी ऑल, एवरीबडी, एवरी पर्सन ऑन अर्थ, ही और शी बिलोंग्स टू सम रिलीजन। देर आर सो मेनी रिलीजन्स वो वी बिलोंग टू। When we take birth, we belong to some originally one religion. Then we have something called science when it comes to our professions. And then there is something called, in the modern parlance, we say spirituality. तो ये तीन मोटे मोटे तौर पर ये है क्या ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स है, टाइट वाटर कंपार्टमेंट्स है, कि इन तीन में आर दे कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, इंटेग्रेट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक घर है और उसमें तीन रूम है। मान लीजिए एक रूम को मैं कहता हूँ रिलीजन, और दूसरे रूम को कहता हूँ साइंस, और तीसरे रूम को कहता हूँ स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ उसमें तो मैंने कह ही दिया कि एक घर है, ऑब्वियसली घर के अंदर जाने के लिए एक दरवाज़ा होगा। फिर घर में तीन रूम होंगे तो तीन रूम को भी अलग अलग एक दरवाज़ा होगा। तो यहाँ पर मैंने कह ही दिया कि हर रूम घर में जा सकते हैं, हर रूम में जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो मेरी बातों में तो मैंने कह दिया कि ये लगता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो इनको हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इनमें कॉन्फ्लिक्ट है और रहेगा, सदा से था और सदा से रहेगा, कि ये तीन कॉम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट्स है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट यदि है तो दूर किया जा सकता है, या इनमें कोई मतलब इनके तीन डिविजन्स में कोई ट्रुथ भी है क्या? इज देयर एनी व्हाट इज द रियलिटी इन डिवाइडिंग आवर लाइफ इनटू दीज थ्री कंपोनेंट्स? तो इसको आज हम एक टॉप लेवल पर जानने की कोशिश करेंगे। विल नॉट गो इनटू द वेरी डेप्थ ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड ऑल दैट, बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थ्री कंपोनेंट्स. What are they and how they are connected with each other, and how they can help us evolve in our lives. तो इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आता हूँ रिलीजन्स। देखिए, व्हेन वी गो फार बैक इनटू द हिस्ट्री, तो वहाँ पर करीब करीब मोटे तौर पर एक हम कहते हैं वेस्टर्न रिलीजन्स, जिसमें हम कहते हैं कि अब्राहमिक रिलीजन्स। तो अब्राहमिक रिलीजन्स में तो हम कहते हैं एक है जुडाइज्म, एक है क्रिश्चियनिटी और एक है तीसरा इस्लाम। और हमारी तरफ यदि आते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि एक ही रिलीजन था, वैदिक रिलीजन था, जिसको आज के दिन में हम उसको हिंदुइज्म कहते हैं। और उसमें फिर द ऑफशूट्स ऑफ अदर रिलीजन्स फ्रॉम दिस रिलीजन हम कहते हैं जैनिज्म है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है। एक और भी था, जैसे चारवाका दर्शन था, करीब करीब रिलीजन की तरह ही था, बट वो माइनॉरिटी रिलीजन था। और अगर से हम चाइना की तरफ या जापान की तरफ जाते हैं तो उधर कन्फ्यूशियज्म, ताओइज्म और शिंटोइज्म, इस तरह के रिलीजन्स की हम नाम लेते हैं। तो इस तरह से रिलीजन्स की डिवीजन है। और भी छोटे छोटे कई रिलीजन्स हैं, मैं अपने डिस्कशन में नहीं लाता हूँ। मोटे तौर पे ये रिलीजन्स है। एक तरफ तो वेस्टर्न रिलीजन्स है, अब्राहमिक रिलीजन्स है। हमारे तरफ हम कह रहे हैं ये ईस्टर्न रिलीजन्स है, जिसको हम कहते हैं अद्वैत, जिसमें आत्मन और ब्रह्मन दो बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं। अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्मन है। तो वो था अद्वैत रिलीजन, वैदिक अप्रोच टू लाइफ। उसी को हम आज के दिन में हिंदुइज्म कहते हैं। बट एक डिबेट है जिसमें जैनिज्म कहता है कि नहीं, हम तो हिंदुइज्म के पहले थे। तो अभी हम उस डिबेट में नहीं जाते हैं। वी विल नॉट गो इनटू द डेटिंग ऑफ द रिलीजन्स। तो उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रहने देते हैं, कौन पहले आया कौन बाद में आया।
फिर चाइना की तरफ ये है, कन्फ्यूशियनिज्म है, कन्फ्यूशियनिज्म है, ताओइज्म है। फिर अभी तो आफ्टर द गोइंग ऑफ बोधि धर्मा फ्रॉम इंडिया, फिर वो जापान और चाइना में तो पूरी तरह से बुद्धिज्म ही फैल गया है। तो प्रिडोमिनेंटली आज के दिन में तो बुद्धिज्म ही, लेकिन बुद्धिज्म पहले था ताओइज्म या कन्फ्यूशियनिज्म। तो इस तरह से रिलीजन्स है। अब ये रिलीजन्स की अपनी अपनी मान्यता है। तो हर रिलीजन में कोई मोनोथीस्टिक रिलीजन है जहाँ पर केवल अल्टीमेट एक गॉड है, या कोई रिलीजन है जो पॉलीथीस्टिक है जहाँ पर मेनी गॉड्स की मान्यता है। और कोई रिलीजन जिसमें गॉड ही नहीं है, जैसे मैंने चारवाका कहा, तो वहाँ पर गॉड नहीं है, वहाँ धर्म नहीं है, वहाँ कर्म नहीं है, वहाँ पर आफ्टर लाइफ नहीं है, वहाँ पर कर्म नहीं है, वहाँ पर हेल नहीं है, वहाँ पर हेवन नहीं है। तो वहाँ पर केवल इस तरह से है कि एक लाइफ है और उसको कितनी बेस्ट तरीके से हम उस लाइफ को जी सकते हैं, अच्छी तरह से खा पी कर, अच्छी तरह से जी कर। और उसके लिए बोरो भी करना पड़े, उसके लिए उसमें तो ये भी है स्टील भी करना पड़े, तो वो जीवन को हम कितना बेस्ट तरीके से जी सकते हैं। एक ही जीवन है और वहाँ पर ना कोई गॉड है, ना कर्म है, ना धर्म है, और ना आफ्टर लाइफ है। इस तरह से एक धर्म है। और फिर हिंदू धर्म में तो पॉलीथीस्टिक धर्म है, जहाँ पर हम कहते हैं 33 कोटि देवी देवता हैं, जो मैंने मेरे पहले वीडियो में बात की, जहाँ पर कबीर के उस पोएम में साधो ए मुर्दों का गाँव, तो वहाँ पर तो वो सभी देवी देवताओं को क्या कहते हैं, वो काल की ऐसी बाजी है कि सभी मरी है, चंदा मरी है, सूरज मरी है, 33 कोटि देवता मरी है। फिर वो अंत में कहते हैं नाम अनाम अनंत रहित है, दूजा तत्व न होई। तो वहाँ पर हमारी इस तरह की भी इंसाइट्स है, रेवलेशंस है, ट्रुथ है। तो रिलीजन्स में मान्यता इस तरह की है, उनके कोड्स है, उनके कंडक्ट ऑफ लाइफ है, उनके रिचुअल्स है, और उनके अपनी अपनी धर्म के हिसाब से अपनी अपनी भगवान या गॉड या अल्लाह जो भी बोले, वॉट एवर दैट सुप्रीम, जैसे वेदांत में सुप्रीम है ब्रह्मन, इस तरह से अपनी मान्यता है। क्रिश्चियनिटी में भी है, गॉड है, और इस्लाम में अल्लाह है, जुडाइज्म में ताओ है। तो इस तरह से एक अल्टीमेट प्रिंसिपल आप कहिए, उसको अल्टीमेट गॉड कहिए, जिसके परे अब कुछ भी नहीं है, इस तरह की मान्यता है। फिर उस धर्म की अपनी अपनी कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट है, लाइफ में किस तरह से जिए, क्या खाए क्या ना खाए। फिर पूजा पद्धति है, रिचुअल्स है, फेस्टिवल्स है, हर फेस्टिवल में किस तरह की रिचुअल्स है। फिर एक है प्रेयर्स की, प्रेयर में किस तरह की पद्धति होनी चाहिए, प्रेयर को किस तरह से करना चाहिए। फिर देन टेम्पल्स है, हर एक गॉड के टेम्पल्स है, मॉस्क है या चर्चेस है। फिर हिंदू धर्म में हमारा जिस तरह से, अब सिखिज्म जैसे गुरुद्वारा है, तो अब उनके रिलीजन में अल्टीमेटली वहाँ पर भी गॉड है, बट वो गॉड इस तरह से एक ओंकार सतनाम, वही एक गॉड है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। तो इस तरह से तो है रिलीजन। तो जब भी कोई पर्सन जन्म लेता है तो वो किसी ना किसी तो रिलीजन में तो आएगा। फिर हम रिलीजन चेंज करते हैं, कोई कन्वर्ट होते हैं, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जाते हैं। ये तो हो गया एक रिलीजन का कमरा। तो एक घर में जो हमने बांटा अगर से एक कमरा, तो वो ये रिलीजन का है। तो हर व्यक्ति कोई भी हो, किसी ना किसी रिलीजन को बिलोंग करता है अर्थ पे। फिर दूसरी बात आती है साइंस। तो साइंस तो ये है कि साइंस एक ऑब्जेक्टिव सर्च है, एक एम्पायरिकल सर्च है, एक एक्सपेरिमेंटल वे है टू सी द रियलिटी, टू सी लाइफ इनटू ऑल इट्स एस्पेक्ट। जैसे आज के दिन में अगर से आप
कुछ 10 ओपन क्वेश्चंस अगर से साइंस के हम जानना चाहेंगे तो साइंस में ये करीब करीब 10 ओपन क्वेश्चंस है। जो साइंस जानना चाहता है उसकी अपनी पद्धति से, उसकी एक अपनी पद्धति है, वो एम्पारिकल है, वो एक्सपेरिमेंटल है, वो कोई ऐसा मनगढ़ंत या मानने जैसी नहीं है। वहाँ पर मानने के लिए जगह नहीं है, वहाँ पर जैसे कोई बिलीफ सिस्टम है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है साइंस में। साइंस में इट हैज़ टू बी ऑब्जेक्टिव, इट हैज़ टू बी theory based and the theory has to be tested with experiment। अगर से वो experimentally turn out होती है, truthful होती है, then the theory is accepted as a right theory। तो अगर से उन ओपन क्वेश्चंस में जाते हैं तो ऐसे है कि अब जैसे ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, तो ये यूनिवर्स आया कहाँ से, कैसे इसका जन्म हुआ, उसके पहले क्या था। तो इस तरह से एक ओपन क्वेश्चन है जिसकी हमारे पास आज के दिन में कोई, दो वी हैव साइंस, दो इट हैज़ ग्रोन इन ऑल दिस 400 ऑड ईयर्स, और हमने कई सारे चीज़ें इसमें हासिल किए हैं। लाइक आज के दिन में हमारे पास मिसाइल्स है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, आज के दिन में हम रॉकेट्स के ज़रिए ऑर्बिट्स में स्पेस ऑर्बिट्स में भिजवाते हैं हमारे सैटेलाइट्स को। और हमारे पास आज के दिन में कंप्यूटर्स है, आज के दिन में माइक्रोवेव्स है, आज के दिन में फैक्ट्रीज है। आज सबसे बड़ी बात, थॉमस एडिसन के हेल्प से हमारे पास आज के दिन में लाइट बल्ब्स है और इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस तरह से साइंस में तो ये दिस हैज ग्रोन एंड स्टिल ग्रोइंग, and with the power of science we have created lot of power on earth। अगर से आप किसी साइंटिस्ट को पूछोगे कि हमने इस 400 साल में what kind of power we have तो आपको जवाब मिलेगा कि हमारे पास इतना पावर है कि जो हमारी अर्थ है उसको हम 7 टाइम्स वी कैन डिस्ट्रॉय इट विद द हेल्प ऑफ दैट पावर। तो जो न्यूक्लियर पावर हमारे पास जो हमने इकट्ठा की, ये जो हमारी अर्थ है उसको हम 7 टाइम्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इतना एनॉर्मस पावर हमने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ साइंस। तो वैसे जैसे किसी फिल्मों में दिखाते हैं, जैसे हीरो किसी विलन को मारता है आउट ऑफ लॉट ऑफ हेट्रेड, तो वो क्या करता है, डा पिस्तौल या गन से मारता है। उसको पता है वो एक गोली से मर गया, उसके बाद भी वो 7-8 गोली छाड़ देता है, मरने के बावजूद भी। On the dead body, it is something like that. You have destroyed your earth by whatever that power is, but you have 7 times more power. Destroying the earth 7 times. तो इस तरह से तो ये साइंस जिसके इस 400 साल के स्ट्रगल में, हार्ड वर्क में हमने इस तरह की पावर को इकट्ठा किया, जो अभी देखो वॉर्स में इसका यूज़ होता है। अभी इज़राइल और हिजबुल्ला, इज़राइल और ईरान और रशिया यूक्रेन, और जो हमारे वर्ल्ड वॉर्स हो गए, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, एंड देन इन द वर्ल्ड वॉर 2 द यूज़ ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, द रिजल्ट ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, दिस वन, एंड देन मे बी वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 3rd वर्ल्ड वॉर। तो एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन को पूछा गया, सर कैन यू टेल मी व्हाट वेपन्स विल बी यूज्ड इन द 3rd वर्ल्ड वॉर। तो आइंस्टाइन का ये कहना था कि आई कैन नॉट टेल यू व्हाट वेपन्स विल बी यूज्ड इन द 3rd वर्ल्ड वॉर, बट आई कैन टेल यू व्हाट वेपन्स विल बी यूज्ड इन द 4th वर्ल्ड वॉर। तो उन्होंने जवाब दिया, द वेपन्स दैट वी विल यूज इन द 4th वर्ल्ड वॉर इज स्टोन्स एंड स्पीयर्स। मतलब उनका ये कहना था, if third world war happens, nobody will be the winner, everything will be destroyed. That kind of power we have, so nothing will remain, nobody will be a winner or a loser, everything will be destroyed. That is how, that kind of power we have created. But इसके बावजूद भी, and then he said, I cannot tell you what weapons will be used in the 3rd world war,
बट आई विल टेल यू व्हाट वेपन्स विल बी यूज्ड इन द फोर्थ वर्ल्ड वॉर। मतलब उन्होंने कहा अगेन सृजन होगा, अगेन शुरुआत होगी, उसी तरह से जिस तरह से हमने स्टोन्स एंड स्पीयर से शुरुआत की लाइफ में। सो ही सेड थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद यदि कोई फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगा, देन यू विल यूज व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स विल यूज? आइंस्टाइन से स्टोन्स एंड स्पीयर्स, छोटे मोटे चाकू छुरी और पत्थर यूज करेंगे, वैसे जैसे आदि मानवों ने यूज किया था। और इस तरह की इस साइंस के प्रगति में अभी हम अगर से 10 ओपन क्वेश्चंस को लेते हैं तो ये 10 क्वेश्चन ओपन क्वेश्चंस है जिनका आज तक हमको जवाब नहीं मिला और हम खोज कर रहे हैं। तो पहला मैंने कहा कि इज द यूनिवर्स ट्रूली इन्फिनाइट। अब ये सबसे पहले तो हमको ये नहीं मालूम कि यूनिवर्स कैसे बना। थ्योरी है हमारे पास, एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। एक मानना है तो देयर वाज नथिंग एंड देयर वाज ए काइंड ऑफ एक्सप्लोजन, और उस एक्सप्लोजन के समय में एट द इंस्टेंट ऑफ द बिग बैंग वहाँ पर एक बहुत एक हॉट सा सूप की तरह, जिसको कहते हैं फिजिकल सिंगुलैरिटी, इस तरह से एक हॉटनेस थी। फिर वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कूल होता गया और फिर ये फॉर्म्स बने, पार्टिकल्स बने, जो अणु परमाणु हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसकी हम जानते हैं वो बने। फिर तारे बने, प्लैनेट्स बने। देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थ्रू इवोल्यूशन ये लाइफ बनी, हम आए। तो इस तरह से आज के दिन में ये लाइफ है। लाइक दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड ए बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी इस तरह का भी प्रेडिक्शन करती है कि आगे चलकर नाउ द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, बट एक समय आएगा जिस तरह से हर चीज़ मरती है, जैसे कबीर ने कहा सब मरी है, तो ये ब्रह्मांड भी मरेगा। तो वो कहते हैं कि फिर एक ऐसा समय आएगा मच बिलियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर, probably trillions of years after, they have a estimation, I am not saying science estimates। तो फिर वो या तो बिग क्रंच या तो बिग फ्रीज के रूप में ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। फिर से ब्रह्मा एक नए ब्रह्मांड को शायद निर्माण करेंगे। तो उस ओपन क्वेश्चन में पहला एक ओपन क्वेश्चन है कि इज द यूनिवर्स ट्रूली इन्फिनाइट। अच्छा, इसी तरह का प्रश्न बुद्ध को भी किया गया था, इज द यूनिवर्स इन्फिनाइट। तो बुद्ध तो उनके कुछ 20 क्वेश्चन थे, 20 या सम नंबर, आई विल टॉक अबाउट दैट इन सम अदर वीडियो। वो तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दिया करते थे। जैसे इज देयर गॉड, ही विल नेवर आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। इज द यूनिवर्स इन्फिनाइट, ही विल नेवर। पहले से ही बोल के रखा था उन्होंने कि इस तरह के 10 या 12-15 क्वेश्चन जो है यदि वो पूछे जाते हैं, एक तो उन प्रश्नों को लेना ही नहीं चाहिए। जैसे गुरु के पास क्वेश्चंस ले जाते हैं, तो बुद्ध के समय में यदि कोई इस तरह के प्रश्न ले जाता था तो उसके वो उत्तर नहीं देते थे। तो ये ओपन जो क्वेश्चंस है, मैं केवल 10 ओपन क्वेश्चंस जस्ट फॉर डिस्कशन पर्पज लेता हूँ। तो इज द यूनिवर्स ट्रूली इन्फिनाइट, वी रियली डोंट नो। So science says it appears that it is so big, it is so huge। हम उसके परे, हम तो एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में नहीं जा सकते। तो ब्रह्मांड के बाहर तो बहुत बड़ी चैलेंज है। अच्छा, इसके साथ साथ एक जिस तरह से एक बिग बैंग थ्योरी है, उस तरह से एक स्ट्रिंग थ्योरी भी है जिसको कहते हैं मल्टीवर्स थ्योरी। मल्टीवर्स थ्योरी तो इन्फिनाइट यूनिवर्सेस की कल्पना करते हैं। देखिए, एक तरफ तो हम बिग बैंग थ्योरी में केवल एक यूनिवर्स की कल्पना करते हैं, लेकिन अगर से हम मल्टीवर्स थ्योरी में जाते हैं, मल्टीवर्स थ्योरी तो इन्फिनाइट यूनिवर्सेस की कल्पना करती है। पहले एक ही यूनिवर्स का हमें पता नहीं है, तो मल्टीवर्स थ्योरी में इन्फिनाइट यूनिवर्स की कल्पना है, तो उसकी तो बात ही फिर कुछ अलग होगी। अच्छा, साइंस, मैंने पहले ही कहा, साइंस हैज़ टू बी
rational, it has to be logical, it has to be methodical, it has to be mathematical. तो अगर से मल्टीवर्स थ्योरी भी है तो उसकी अपनी मैथमेटिक्स है. देखिए उसी एक मल्टीवर्स थ्योरी में मिचोकाकू की एक अपनी स्ट्रिंग थ्योरी है जिसमें वो 12 यूनिवर्स की कल्पना करते हैं. एक हाइपर, जैसे अब ये हमारा यूनिवर्स है, आप मान के चलिए एक बलून की तरह है. तो मल्टीवर्स, उस मल्टीवर्स में यदि स्ट्रिंग थ्योरी मिचोकाकू की स्ट्रिंग थ्योरी को लेते हैं तो वो कल्पना करते हैं एक ऐसी थ्योरी, ऐसी यूनिवर्स की जहाँ पर एक हाइपर स्पेस है, उसमें 12 बलून्स. सो 12 यूनिवर्सेस आर फ्लोटिंग. आप यदि उनको पूछेंगे सर 12 ही क्यों, 11 क्यों नहीं, 13 क्यों नहीं, तो उनकी अपनी एक मैथमेटिक्स है. वो कहते हैं सपोज इफ आई अप्लाई माई मैथमेटिक्स एंड टेक इनटू कंसिडरेशन लेट अस से 13 यूनिवर्सेस और 12 यूनिवर्सेस, फिर वो कहते हैं कि वो फिर उनका यूनिवर्स में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, फिर वो कोलैप्स हो जाता है, वो फिर उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती. तो ही हैज़ गॉट हिज ओन व्हाट टू कॉल, ही हैज़ गॉट हिज ओन थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी विथ 12 यूनिवर्सेस. तो इस तरह से साइंस के इस ओपन क्वेश्चन में, तो पहला ओपन क्वेश्चन मैंने बोला कि इज द यूनिवर्स ट्रूली इन्फिनाइट, वी रियली डोंट नो. इज टाइम ट्रैवल पॉसिबल, जैसे टाइम ट्रैवल भी है, जैसे कैन वी गो टू आवर पास्ट, लाइक अगर से मैं एक चाइल्ड था या मेरे पहले जन्म थे, कैन आई गो बैक एंड सी दोज लाइव्स. तो इज टाइम ट्रैवल पॉसिबल, हाउ डिड लाइफ बिगैन, अगर से आज के दिन में ये जो लाइफ है इसकी भी हमारे पास टूटे थेरीज है. थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, थ्योरी ऑफ सिलेक्शन है, जेनोम की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डीएनए है. हम कहते हैं कि शुरुआत हुई थी बिलियंस ऑफ ईयर्स बैक फ्रॉम ए सिंगल सेल बैक्टीरियम लाइक अमीबा, एंड देन वो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म से होकर गुजरकर आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स ये हम आदमी तक, जो अभी ये ह्यूमन बीइंग है, वहाँ तक आए. तो इस तरह से लाइफ के बारे में भी कुछ थ्योरीज है, बट वी रियली डोंट नो हाउ डिड लाइफ रियली बिगैन. अब ये चौथा क्वेश्चन है, इज रियलिटी रियल. अब रियलिटी का मतलब है कि ऑल दिस पुट टुगेदर, वॉट एवर दैट वी कैन सी, जिसको हम ब्रह्मांड कह रहे हैं, जिसको हम, जो भी हमको दिखाई देता है, साइंस में केवल वो कहते हैं ऑल दैट इज, whatever that is visible to us, whatever that is available before our eyes, ये सब कुछ जो है, all that is, जिसको हम रियलिटी कह रहे हैं, ये सही में रियल है कि ये कुछ मतलब एक मिथ की तरह है, कि एक इल्यूजन है, तो ये है क्या. तो इस तरह से एक प्रश्न है. जैसे अब हमारे तरफ हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं, जैसे अद्वैत में, तो हम कहते हैं कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्य. तो जगत है, जो ये जो वर्ल्ड है, उसको तो अद्वैत की एक थ्योरी अब उसको कहती है मिथ्या, और केवल जो ब्रह्मन है, केवल वही सत्य है, वही रियल है. इस तरह की एक है, उधर आते हैं हम. तो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट science is asking, is this reality a real or is it really just an illusion? So we really don't know. Science does not know. How many species are there on earth? आज के दिन में अनगिनत स्पेशीज है. तो how many species are there? We really don't know. I mean, we don't have the real number. Where does consciousness come from? अब जैसे एक हम हैं, हमको लगता तो है कि जैसे बॉडी है, माइंड है, आईज है, ऑल सेंसेस है. तो एक तो चीज़ है जो टच एंड फील की है, टच की है, हम टच कर सकते हैं और जान सकते हैं. तो कुछ है जो सेंसरी ऑर्गन्स को पता लगता है. बट एक ऐसी भी चीज़ है लाइक कॉन्शियसनेस विद इन अस, जो हमको एक क्वालिया देती है, एक परसेप्टिव फीलिंग देती है, एक एक्सपीरियंशियल
चीज हमको महसूस करवाती है, उसका नाम है कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियसनेस फिर है क्या, उसको हमको नहीं पता है। जो मेरे डिस्कशन में बार बार लाता हूँ, मांडूक्य उपनिषद ठोक ठोक के बोलता है कि वट एवर दैट यू कैन थिंक ऑफ इज नॉट कॉन्शियसनेस। तो साइंस में तो कॉन्शियसनेस के कई थ्योरीज हैं। तो साइंस में तो कॉन्शियसनेस को वो इस तरह से अप्रोच करते हैं जैसे कि वो एक फिजिकल स्टफ है। इवन साइंस अप्रोचेस इवन टुवर्ड्स कॉन्शियसनेस as if it is some kind of a physical stuff like matter, but we really don't know. There are many theories, n number of theories. फिर उसके बाद में are we alone in this universe? This is seventh open question. जैसे हम aliens की बात करते हैं, जैसे हम intelligent life की बात करते हैं। अभी recently हमारे एक ISRO के साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा there is every possibility that there are aliens around us, and if they are intelligent, they may be, we are all talking, who knows, an alien must be watching us from a distant place or through their own technology. We really don't know. अब वो imaginary हो सकता है, we really don't know. तो speculative है। तो are we alone in this universe? अच्छा, हैबिटेबल यूनिवर्सेस तो इतने हैं, उसकी गणना भी है। साइंस कहती है कि बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स आर पॉसिबल इन दिस होल यूनिवर्स वेयर लाइफ कैन बी पॉसिबल। जैसे हम कार्बन लाइफ है, वो हो सकता है कोई और टाइप की लाइफ होगी, वी रियली डोंट नो, बट साइंस कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। इफ यू गो विद प्रोबेबिलिटी, देयर इज एवरी प्रोबेबिलिटी देयर इज लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स इन द होल यूनिवर्स। वो हमसे इंटेलिजेंट हो सकती है, हमसे कम इंटेलिजेंट हो सकती है, वी रियली डोंट नो। सो आर वी अलोन इन दिस यूनिवर्स? वी रियली डोंट नो। 8th क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू डाई। जैसे हम हमारे रिलीजन्स में भी बात करते हैं, इफ देर इज वन एक्सपीरियंस, देखिए क्वालिया मैंने बात की, कॉन्शियसनेस मैंने बात की, तो हम सभी एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, सभी एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। मेरे ड्रीम में क्या हुआ, और मैं बाल बच गया, आई वॉज अबाउट टू डाई, एक कार का एक्सीडेंट हो गया था, और वो एक्सीडेंट कैसे हुआ हम बता सकते हैं। कोई एक मिराकुलस एस्केप हुआ है, यू एस्केप्ड मिराकुलसली, तो आप शेयर कर सकते हैं। बट एक ऐसा एक्सपीरियंस है, देखा जाए तो 2 एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो हम बयान नहीं कर सकते। एक एक्सपीरियंस है आप कैसे जन्म लिए, वाइल टेकिंग बर्थ, व्हाट यू फेल्ट, हाउ यू फेल्ट। जैसे मदर के गर्भ में, हमको तो नहीं पता, तो मदर को केवल एक भास है कि एक छोटा सा नन्हा सा बेबी बाहर आने का, या उसको गर्भ में रहते समय उसके पास केवल वो एक्सपीरियंस है, गर्भ में होने का और गर्भ से बाहर आते समय का। लेकिन वो मेरी लाइफ है, तो मेरी लाइफ जो मेरा जो जन्म हुआ उसका एहसास मेरे पास नहीं है, और एक एहसास मेरा नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, वो होगा डेथ का। सपोज इफ टुमारो डेथ हैपन्स, जो हम कह रहे हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू डाई, तो हम तो कहते हैं ही विल अगेन कम बैक। अच्छा, इसका मैं जवाब हमेशा इस तरह से देता हूँ, जब कोई को पूछता है कि इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ, मेरा सिंपल जवाब यहाँ पर ये होता है, इफ देयर इज नो लाइफ ड्यूरिंग लाइफ, आई मीन ड्यूरिंग योर बर्थ, इन योर बर्थ, ड्यूरिंग दिस लाइफ, इफ देयर इज नो लाइफ, देयर इज बाउंड टू बी लाइफ आफ्टर डेथ, यू विल अगेन कम बैक। हम तो कह ही रहे ना दैट यू विल अगेन कम बैक। हम हमारे स्पिरिचुअलिटी हो या हमारे जो रिलीजन्स हो, हमने मोक्ष की क्या बात की, मोक्ष, द अल्टीमेट फ्रीडम, दैट टू गो अवे फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड लाइफ, उसको हमने मोक्ष कहा। तो यदि ऐसा कुछ है तो देन यू विल नॉट कम बैक, अदरवाइज वी आर अगेन कमिंग बैक, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉट कमिंग बैक। तो मैं इसका जवाब हमेशा इस तरह से, इफ देयर इज नो लाइफ नाउ,
there is no question of not having life after death, so you will again come back. So discover what is true life now in this life. What happens when you die? So we don't know. That was 8th open question in science. 9th open question in science is how can we eliminate cancer? Bhaiya, my own mother-in-law died because of cancer. So my own sister-in-law died because of cancer. We know many cases. और हमारे पास टेक वर्ल्ड में वी ऑल नो हमारे वो क्या स्टीव जॉब्स ने ही शेयर्ड हिज इनसाइट्स अबाउट डेथ फ्रॉम हिज डेथ बेड. तो उन्होंने कहा कि भैया वर्क 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 मत करो, पैसा 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 मत करो, डोंट डू लाइक मनी मनी मनी, वर्क वर्क वर्क, वर्क लाइफ बैलेंस को करो. ही शेयर्ड विजडम from his deathbed. So he said, I focused only on tech, I focused only on the product creation, I focused only on my company, I focused only on what you call his company, which gave us wonderful products. And then he said, in that process I missed my life. And that's where Bill Gates is now saying, I shared even this idea of Bill Gates, that even Bill Gates earlier he focused only on, his only focus was, his single-minded focus was how to create Microsoft as a world-class software company. और फिर अभी वो कहते हैं कि now I have realized the importance of work-life balance. तो अभी वो even in his company, even to his people working in the company, he talks about work-life balance. So how can we eliminate cancer? Cancer is such a nasty disease जिसका अभी तक हमें अता पता है नहीं. And then thousands of people, lakhs of people die every day. I don't have the statistics, but statistics are available. And then भैया इतनी छोटी सी चीज, ये है 10th open question in science. Why do we dream? हम जो ड्रीम द ड्रीमिंग वर्ल्ड है, हमको यह भी नहीं मालूम है कि वाई डू वी ड्रीम. मैं जब मांडू के उपनिषद के लेक्चर्स में बार बार बात करता हूँ, देयर इज ए वेकिंग माइंड, वेकिंग बॉडी, वेकिंग कॉन्शियसनेस, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ड्रीमिंग बॉडी, ड्रीमिंग माइंड एंड ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस एंड ड्रीमिंग एक्सपीरियंस, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड ड्रीमलेस बॉडी, ड्रीमलेस माइंड, dreamless consciousness and dreamless experience, and there is something called the fourth, the turiya or advitiyam or the chaturtham, or the awakened body, awakened mind, awakened consciousness and awakened experience. तो आदि शंकरा कहते हैं even in the waking world, this waking world, हम अपने आप को तुर्रुम खान की तरह कह रहे हैं कि we are living in a waking world. But Adi Shankara used to say, even in the waking world, 99% of the time we are doing daydreaming. We think we are wakeful, we are not. We are doing daydreaming. तो हम पास्ट में चले जाते हैं, मेमोरीज में चले जाते हैं. एक छोटा सा प्रेजेंट आता है, वो आते आते ही खो जाता है, फिर हम फ्यूचर में चले जाते हैं, इमेजिनेशंस में चले जाते हैं. तो इवन इन द वेकिंग वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम वी लिव इन ए ड्रीमिंग वर्ल्ड. तो साइंस का ये 10th क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन, व्हाई डू वी ड्रीम? वी रियली डोंट नो. दो वी हैव प्रोग्रेस्ड सो मच इन साइंस, दिस 400 years ऑफ प्रोग्रेस, वी रियली डोंट नो व्हाई डू वी ड्रीम. तो इस तरह से और भी कई ओपन क्वेश्चंस है साइंस के. मैंने केवल 10 ओपन क्वेश्चंस लिए हैं जस्ट टू रियली टच अपॉन साइंस. ये जो बड़ा कंपोनेंट है, तो एक तो है हमारा रिलीजन, जहाँ पर मान्यताएं हैं और गॉड की मान्यताएं हैं, डॉक्ट्रिन्स है, लाइफ को कैसे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना नहीं चाहिए. जैसे किसी रिलीजन में नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, वगैरह वगैरह. और फिर हेल्थ के लिए योग करना चाहिए, कई सारे मेथड्स है.
there is a way of tantra, there is a way of yoga, there is a way called karma yoga. Krishna is talking about karma yoga, jnana yoga and bhakti yoga. So there are various methods to know that divine, to know that God. फिर कई सारी रिचुअल्स है, कई सारे फेस्टिवल्स है वगैरह वगैरह. तो इस तरह से तो वो रिलीजन है जिसमें हर इंडिविजुअल जो अगर से कोई जन्म लेता है तो वो किसी न किसी रिलीजन में वो जन्म लेता है. और साइंस हमने बात की, ये एक एम्पायरिकल मेथोडिकल एक्सपेरिमेंटल वे है जीवन को. जैसे ये ओपन क्वेश्चंस तो अभी भी खड़े हैं, तो ये सब कुछ रियलिटी है, इसको जानने का ये हमारा एक माध्यम है, एक तरीका है. अब तीसरा आते हैं स्पिरिचुअलिटी. तो ये स्पिरिचुअलिटी क्या है? एक मॉडर्न वे है जो कहता है कि रिलीजन की जो मान्यता है, रिलीजन के जो गॉड है उसको रहने दीजिए. आप पूजा पद्धति कर रहे हो, आप करते रहिए. आप अगर से टेंपल जा रहे हो तो आप जाइए, आप चर्च जा रहे हो तो जाइए, आप गुरुद्वारा जा रहे जाइए. सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट कमिंग इन द वे ऑफ योर फेथ, it is not coming in the way of your religion, but it is offering a different kind of a method. And there it is not talking about God. It says first you discover about yourself. So there it is talking about what is called who am I, who this entity is. If I am here, I am talking to you, you are an entity, I am an entity. And all people, whether pursuing science or whether they are belonging to any religion, all these entities, we all individuals, वो स्पिरिचुअलिटी कहती है कि यू एनक्वायर अबाउट हु दिस रियल पर्सन इज. तो वहाँ पर एक मेथड है, वहाँ पर एक क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन इज हु एम आई. दैट क्वेश्चन इज ऑफ सेल्फ इंक्वायरी. तो कह रहे हैं कि गॉड है कि नहीं है, उसको आप पहले लेट अस नॉट टैकल अबाउट गॉड इन द वेरी बिगिनिंग. ओके, सो स्पिरिचुअलिटी इज सेइंग दैट लेट अस स्टार्ट विथ दिस एंटिटी, दिस इंडिविजुअल, irrespective whether this entity belongs to A religion or B religion or C religion. So it starts with self-inquiry. Then it says that you go through a method called meditation, a method called mindfulness. This method is a method of self-observation. तो spirituality ये कह रही है कि for the time being you forget about Brahman, you forget about the whole, you forget about God, you forget about the ultimate truth. You जैसे साइंस मैटर से शुरू करती है ना, साइंस क्या करती है, जो उनके सामने जो टैंजिबल है उससे शुरुआत करती है. तो वो मैटर से शुरू करती है और फिर वो डेप्थ में पहुंचती है साइंस के. फिर वो बाहर यूनिवर्स में दूसरे बॉडीज, ब्लैक होल्स, तारे, लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, इस तरह से बात करती है. तो स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि दिस एंटिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटिटी. तो हम शुरुआत हमसे करते हैं. तो वहाँ पर वो कहते हैं कि यू एनक्वायर फर्स्ट अबाउट योर सेल्फ, हु यू आर. उसको कहते हैं हम सेल्फ इंक्वायरी. और वेदों में उसका मेथड है नीति. तो वो रिमूवल का मेथड है, वो नेगेशन का मेथड है. तो वो ये कहता है कि यू गो इनटू दिस सेल्फ इंक्वायरी, व्हेन यू डिस्कवर, दैट टाइम यू आस्क what that ultimate reality or what that God is. Probably this question may not even arise. By discovering yourself, you may discover the Supreme. By discovering your true self, you may be just closer to the Supreme Self. जैसे ही आत्मन की खोज लग जाती है, वो आप शायद परमात्मन से तो आप जुड़े ही होंगे. इस तरह से वो कहता है कि यू गो ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ इंक्वायरी
आस्क योर सेल्फ हु यू आर, और उसका एक अप्रोच है, जैसे साइंस का एक अप्रोच है लेबोरेटरी का, एक्सपेरिमेंट का, इसका एक अप्रोच है एक्सपीरियंस का, सेल्फ एक्सपीरियंस का। बट अब ये वो इनर मेथड है। इनर मेथड का मतलब क्या हो गया? सिंपल ये मेथड होगा कि आपको आपके मन से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपका जो साक्षी भाव है वो लाना पड़ेगा आपके मन को देखने के लिए। तो आप देखोगे आपके मन, आपके देखोगे आपके विचार, आप देखोगे आपका ब्रीथ, आप देखोगे आपके एक्शंस। तो उसका एक मेथड है, मेथड ऑफ मेडिटेशन, मेथड ऑफ माइंडफुलनेस, और उसको आप कहिए, संस्कृत का वर्ड प्यारा है, वो है ध्याना। सो दिस इंडिविजुअल हैज टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ध्याना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, एक मॉडर्न एग्जांपल, ताकि इसको समझने के लिए आसान हो। कैसे? हम क्या कहते हैं कि वी आर इन मॉडर्न वर्ल्ड एंड देन वी हैव दिस लॉट ऑफ गैजेट्स विद अस। हमारे पास कंप्यूटर्स है, हमारे पास टीवी है, हमारे पास माइक्रोवेव है, वगैरह वगैरह। तो हम क्या कहते हैं, कॉरपोरेट में, मैन्युफैक्चरिंग में एक उसका भी एक प्रोसेस है। हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, एक प्रोसेस, फिर असेंबली लाइन पे उनको जोड़ते हैं, फिर फाइनली एक प्रोडक्ट निकल के आता है। तो वहाँ पर हम क्या बात करते हैं, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड की बात करते हैं। क्या स्टैंडर्ड बात करते हैं कि एक हम प्रोसेस फॉलो करेंगे जिसका नाम है 6 सिग्मा, और जो हमारा ये प्रोसेस है, इसमें इस असेंबली लाइन पे जब ये हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस, जब ये पूरे प्रोसेस से गुजरेगा तो एट द एंड ऑफ द असेंबली लाइन जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो वर्ल्ड क्लास होगा। क्यों वर्ल्ड क्लास होगा? वो ये जो इम्प्यूरिटीज या एरर्स को रिमूव करने का ये जो 6 सिग्मा प्रोसेस है, वो प्रोसेस इतना तगड़ा है, उसकी प्रोसेस इतनी रोबस्ट है कि जब ये पूरे कंपोनेंट्स उसमें से गुजर कर निकलेंगे तो एट द एंड ऑफ द असेंबली लाइन जो प्रोडक्ट हमको हासिल होगा वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होगा। ऐसी एक हमारी पद्धति है जो मैन्युफैक्चरिंग में हम उसको यूज करते हैं, और उसको कहते हैं हम 6 सिग्मा प्रोसेस। बस उसी तरह से जैसे मान लीजिए एक सुनार है और आप खरीदने जाते हो कि 24 कैरेट गोल्ड, वो सुनार क्या करेगा? सुनार के पास भी एक अपनी उसकी पद्धति है। वो रॉ गोल्ड को लेगा, फिर वो कई उसके टेस्ट है, जिसमें एक टेस्ट है फायर टेस्ट। तो फायर टेस्ट से वो रॉ गोल्ड गुजरेगा, फिर अल्टीमेटली जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है गोल्ड का, वो जो निकल के आएगा, हम उसको कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड। वाई? तो जो रॉ गोल्ड के जो इम्प्यूरिटीज थी वो गल गई, वो जल गई उस प्रोसेस से निकलकर, और फाइनली जो प्रोडक्ट हमको मिला वो 24 कैरेट गोल्ड है। उसकी इम्प्यूरिटी इस तरह से, उसकी प्यूरिटी इस तरह से है, क्योंकि जो रॉ गोल्ड की इम्प्यूरिटी थी वो निकल गई। बस करीब करीब इसी तरह से ये हमारा ध्याना का प्रोसेस है। तो इस ध्याना का प्रोसेस में क्या होगा फिर? अब यदि हम, ये ध्याना का प्रोसेस है, और ध्याना के प्रोसेस में इम्प्यूरिटीज निकालने के लिए हमारे पास क्या मापदंड है, क्या मेथड है? हमारे पास है वॉचफुलनेस, ऑब्जर्वेशन और साक्षी भाव। उसी तरह से जिस तरह से हम फायर टेस्ट से फायर को गुजार कर, फायर टेस्ट से गोल्ड को उसकी इम्प्यूरिटी उसकी जिस तरह से निकालते हैं, मेडिटेशन का, ऑब्जर्वेशन का, माइंडफुलनेस का, उसका मिरेकल इस तरह से है कि ऑब्जर्वेशन से ही इम्प्यूरिटीज निकल जाती है। यही तो उसकी खूबी है। सी what the sages of the Upanishads have discovered. They discovered this accidentally. They stumbled upon this process of dhyana. करते करते बाहर के प्रोसेसेस में काम करते करते वो अंतर जगत में जब पहुंच गए तो उनको ये एक हाथ लगा प्रोसेस, उनको हाथ लगा एक मेथड। वो मेथड है भीतर का। अब इस मेथड से उनको जब
ये जो एंटिटी है ये जब गुजरी तो उनको फाइनल प्रोडक्ट मिला. When this entity passes through this process of dhyana or mindfulness, the final product that is available is what is called as Sachitananda. You and me are truthful. वहाँ पर क्या है? सत, चित और आनंद. ये तीन शब्दों से बना एक शब्द है सचितानंद. तो वहाँ पर है सत का मतलब है कि ट्रुथ, मतलब ट्रुथ का वहाँ पर एक मतलब है. सिंपल ये है कि नाउ दैट रियलिटी, व्हाट दैट रियलिटी, ट्रुथ का दूसरा इंग्लिश का अनुवाद होता है रियलिटी. अब वो ट्रुथ का मतलब है दैट रियलिटी इज सच, इट इज इंडिविजिबल. दिस बीइंग, दैट सचितानंदा बीइंग, द बीइंग दैट डिस्कवर्ड द सोल इज इंडिविजिबल. योर स्पिरिचुअल बीइंग इज एन इंडिविजिबल बीइंग and it is deathless, timeless and spaceless. It is beyond space and time. तो उसको हमने नाम दिया सचितानंद. तो ये तीन शब्दों से बना है. सत है, सत का मतलब है ट्रुथ. आई सेड इट इज दैट काइंड ऑफ ए रियलिटी विच इज इनडिविजिबल. जैसे मैटर में हम तोड़ आते हैं तो अणु, परमाणु, फिर हम कहते हैं कि और भी पॉसिबिलिटीज है. हम कहते हैं स्ट्रिंग इज पॉसिबल, सब स्ट्रिंग इज पॉसिबल, सुपर स्ट्रिंग इज पॉसिबल. अभी तो हमारे तो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्वार्क्स है, सब क्वार्क्स है. बट हम साइंस में ये मानते हैं, ये जारी रखते हैं इस प्रयोग को, कहते हैं कि और भी छोटे और इससे भी अणु, इससे भी छोटे, जिसको हम कल्पना करते हैं स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, सुपर स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, जो पार्टिकल के सबसे सूक्ष्म और उसके ही वाइब्रेशन से पार्टिकल्स बनते हैं. जैसे वो सुपर स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है तो वो स्ट्रिंग बनेगा, वो सब स्ट्रिंग बनेगा, उसको फिर वाइब्रेट करता है तो स्ट्रिंग बनेगा, वो स्ट्रिंग फिर वाइब्रेट करता है, वो एक रबर बैंड की तरह है, वो फिर हायर वाइब्रेशन में जाता है तो पार्टिकल बनता है. तो इस तरह से एक हमारी उधर गणना है साइंस में. उसी तरह से हम स्पिरिचुअलिटी में बात करते हैं कि जो अल्टीमेट, दैट इंडिविजुअल, दैट एंटिटी, यू एंड मी, जब ये प्रोसेस से, ध्यान के प्रोसेस से वो गुजरता है साक्षी भाव से, तो सब इम्प्यूरिटीज गल जाती है, सब इम्प्यूरिटीज खत्म होती है और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट हाथ में लगता है, अल्टीमेटली जो डिस्कवरी होती है इस एंटिटी की, वो है सच्चिदानंद स्वरूप. मेरा स्वरूप, आपका स्वरूप कैसा है? वो है सच्चिदानंद. तो हमने वो तीन शब्दों से बना, मैंने कहा सत, चित और आनंद. सत तो है ट्रुथ, it is an indivisible reality. Further division is not possible at all. और फिर चित्त, अभी हम साइंस में वो ओपन क्वेश्चन था, तो हमारा चित्त, आई एम ए कॉन्शियस बीइंग, बट व्हाट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस इट इज? द कॉन्शियस, my consciousness has realized that indivisible reality called the soul. बट उससे मेरे को और क्या हासिल हुआ? सच्चित और आनंद. मुझे हासिल हुआ ब्लिस, मुझे हासिल हुआ आनंद. आनंद से परे कोई और चीज नहीं है. जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए मुझे पैसा मिला, मान लीजिए मुझे गाड़ी मिली, मान लीजिए मुझे बंगला मिला, आई कैन बी हैप्पी, मुझे हैप्पीनेस मिलेगा. तो अगर से मेरा पैशन है, मैं रजस के मार्ग से चलता हूँ और कुछ हासिल करता हूँ, तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, मुझे कंफर्ट मिलेगा. बट इट इज हैप्पीनेस, इट इज नॉट ब्लिस. लेकिन वो खो सकता है. मान लीजिए कोई बिलियनर है, अगर से वो बेगर बन गया, तो आपको क्या लगता है कि उसको दुख नहीं होगा? कैसे हो सकता है? तो उसको दुख होगा. तो वहां पर हम दो चीजों की बात करें, हैप्पीनेस है और सैडनेस है. हैप्पीनेस मिल सकता है, वो खोता है तो सैडनेस मिलेगा. लेकिन भीतर के जगत में हमने जो बात की ध्यान की पद्धति से, जो अंततः जो हमें हासिल हो रहा है ब्लिस, उसके जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है. पीस और ब्लिस वो साथ में ही है. तो ये जो हमारा आत्मन का जो स्वभाव है, उसका स्वभाव ही है, उसका नेचर है, उसका एट्रीब्यूट है पीस और ब्लिस का. तो उससे खोने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता. द क्वेश्चन ऑफ
losing it does not even arise. Like I can lose happiness, I can gain happiness. I can lose sadness, I can gain happiness. But the question of losing my bliss, once I achieve it, once I get it, once I am blessed with, the question of losing it does not even arise. तो हम क्या करें इस प्रोसेस से? ये एंटिटी जिसने ये प्रश्न किया, who am I? And for knowing the answer of that question, this entity has passed itself or herself or himself. I passed myself through this fire test called meditation or mindfulness or dhyana. और इसमें क्या तरीका है कि मैंने मेरे साक्षी भाव को एक वर्चुअल प्रेजेंस, थिंक लाइक दैट देयर इज ए वर्चुअल मी, ए स्पिरिचुअल मी, एक सृष्टा, एक दृष्टा जो मेरे सभी फीलिंग्स को, थॉट्स को और एक्शन को देख रहा है. उस देखने से क्या हो रहा है? जहां पर जिद्दू कृष्णमूर्ति करते हैं, क्या कहते हैं? ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व. इसका क्या मतलब हुआ? इफ आई एम एंग्री, इट इज मी हु इज एंग्री. इफ आई एम सैड, इट इज मी हु इज सैड. इट इज नॉट लाइक दैट समबडी एल्स इज सैड. देखिए, अभी मैंने कुछ आश्रमों के बारे में मैं बार बार जानने की कोशिश करता हूँ. ये जो फेक गुरुज, फेक सदगुरुज बहुत सारे पड़े हैं, बाबाज. एक आश्रम में वो एक मेडिटेशन करते हैं जिसका नाम ही उन्होंने दिया है. वो चांट करते हैं. क्या चांट करते हैं? आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड. अभी एक गुरु है, एक फेक गुरु है, उसने अपने बिजनेसेस वगैरह सब छोड़ दिए हैं. अब वो चैरिटी का बिजनेस शुरू किया है. उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है. वो कहता है आई एम ए सोल. अब वो कहता है हर बार आई एम ए सोल, आई एम ए बॉडी बट आई एम इन दैट सोल. मुझे एक बात बताइए, थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए. ये कहते हैं कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, बट आई एम द सोल. बट कहाँ पर है ये सोल? इज योर सोल इंडिपेंडेंट ऑफ योर बॉडी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, इट लुक्स मी स्टूपिड दैट योर सोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर बॉडी. इट लुक्स, मेरे को उनका कोटेशन मैं सर्च करूंगा तो अभी मिल जाएगा. his quote, his statement, his quotation is something like that, like this. He says, it looks absurd to me, it looks sort of a stupid thing to me that a soul is independent of your body. मैं क्या कह रहा हूँ? आपका बॉडी, आपका सोल कोई अलग अलग एंटिटीज नहीं है. एक जो ग्रॉस है वो आपका बॉडी है, जो परसेप्टिव है, जो ग्रॉस है, जो टच एंड फील का है, वो आपका बॉडी की तरह लगता है. वो एक केवल परसेप्शन है. इट हैज अराइज्ड इन योर सोल इटसेल्फ. इट हैज अराइज्ड इन द ओशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस. जस्ट लाइक एक ओशन है, उसमें कैसे एक द्वीप ऊपर उभर कर आता है. जैसे एक ओशन है, आप उस ओशन में देख रहे हो, केवल पानी पानी दिख रहा है आपको, और एक दिन अचानक एक द्वीप उसमें उभर कर आ जाता है, एक आइलैंड उभर कर आ जाता है. तो वो क्या है? वो आइलैंड उस ओशन में जो उभर कर आया है उसी का ही पार्ट है. वो अलग है क्या? नहीं है. तो फिर वो द्वीप कभी खो भी जाता है, फिर किसी और जगह वो अराइज होता है. तो हमारी जो अद्वैत में जो कल्पना है ब्रह्मांड की, वो करीब करीब इसी तरह से. ब्रह्मांड इज नथिंग बट it is like a thought arising in the consciousness of God. तो हमारा जो बॉडी है, it is a thought, it is like a thought arising in the ocean of our consciousness. तो हमारा कॉन्शियसनेस एक सटलेस्ट पार्ट है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं. और हमारा बॉडी वो ग्रॉस पार्ट है. वो जुड़े ही हुए हैं, वो अलग नहीं है. ग्रॉस पार्ट बॉडी है और साइकोलॉजिकल पार्ट आपका माइंड है. ब्रेन को मैं थोड़ा सा बाजू रखता हूं.
इट appears टू बी फिजिकल, क्योंकि जो ग्रे मैटर है भैया वो तो फिजिकल ही है ना। ग्रे मैटर जो ब्रेन में है इट इज ए फिजिकल स्टफ, लेकिन वो एक केवल 2.5 पाउंड जेली लाइक सब्सटेंस है और उसमें 100+ बिलियन न्यूरॉन्स है। और मैंने पहले पास में कहा डिस्कशंस में, वो न्यूरॉन्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर ए सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, सॉर्ट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक कम्युनिकेशन है इन न्यूरॉन्स में, वो इंटरकनेक्ट करते हैं। वैसे ही जैसे हम हमारे सोशल नेटवर्क में लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया या फेसबुक हो गया, या उसमें किस तरह से हम इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसी तरह से दिस 100+ बिलियन न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टिंग विथ ईच अदर। और उसके इंटरकनेक्शन से हमारे माइंड का एक स्टेट बन रहा है, हमको एक एक्सपीरियंस बन रहा है। और जब ये 100+ बिलियन न्यूरॉन्स जब इंटरकनेक्ट करते हैं तो इस इंटरकनेक्शन का परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन आप उसकी यदि गणना करोगे, व्हाट नंबर इट विल गिव। सो तो साइंटिस्ट ने उनकी गणना की है। साइंस कहती है इसका नंबर में दी जाओगे तो दिस इज मोर देन द नोन पार्टिकल्स इन द होल विजिबल यूनिवर्स। भैया ये छोटा सा ब्रेन का ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है, 2.5 पाउंड लाइक जेली लाइक सब्सटेंस, उसके अंदर 100+ बिलियन न्यूरॉन्स है, उनका इंटरकनेक्शन है, उनका एक अपना ब्रह्मांड है, वो अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं। और उसके कम्युनिकेशंस की यदि हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं तो इट कम्स टू इक्विवेलेंट टू मोर देन द नोन पार्टिकल्स इन द होल यूनिवर्स। तो भैया हमारा अद्वैत क्या कह रहा है, हमारा वेदांत क्या कह रहा है, आत्मन इज इक्वल टू ब्रह्मन, आत्मन इज ब्रह्मन। वो तत्वमसी श्वेत केतु के पिताजी, वो भी एक सेज है, उनका नाम है उद्दलका अरुणी। वो क्या कह रहे हैं, वो एक एनेक्डोट में, यू आर दैट श्वेत केतु, तत्वमसी श्वेत केतु। उनके फादर खुद एक सेज है। तत्वमसी भी बाद में, श्वेत केतु भी बाद में सेज बन जाते हैं जब उनको ये रियलाइज होता है ब्रह्मन का और आत्मन का। तो उस एनेक्डोट में मैं अभी नहीं जाता हूं, फिर ये बड़ा हो जाएगा। उस एनेक्डोट को फिर कभी मैं टैकल करूंगा। उस एनेक्डोट में उद्दलका अरुणी अपने बेटे से कह रहे हैं कि बेटा श्वेत केतु, यू आर दैट श्वेत केतु, तत्वमसी श्वेत केतु, यू आर दैट रियलिटी श्वेत केतु। व्हाट रियलिटी? सचितानंदा। You are that indivisible reality. And the moment you realize your soul, you are connected. You realize that you are connected with the Supreme Soul. आत्मन ब्रह्मन बन ही जाता है। तो मैंने ये न्यूरो साइंस के माध्यम से बताने की कोशिश की। क्या how can you say when all these neurons, when they interconnect and their number goes to more than the known particles in the whole visible universe, तो भैया हमारे वेदांत ने कहा आत्मन इस ब्रह्मन। क्या गलत कहा? अहम ब्रह्मास्मि। क्यों गलत कहा, कैसे गलत कहा? तो एक बार आपको इसमें सोचने वाली बात है। तो ये है हमारे स्पिरिचुअलिटी का माध्यम। इस माध्यम से हम ये डिस्कवर कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूं, अभी और डेप्थ में मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन अब ये 1 घंटे के करीब करीब हो रहा है, तो मैं इसको रिकैप करता हूं। फिर हम डिटेल में मैं बात करूंगा मेडिटेशंस क्यों, मेडिटेशंस के इर्द गिर्द भी गलत धारणाएं बनी हुई है। एक तो मैंने कहा ये आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी। अब ये आश्रमों में जाके देखिए, ये बाबाओं के बारे में आप स्टडी करके देखिए। ये बाबास उसी बॉडी से खाते हैं, उसी बॉडी से पी पू करते हैं, उसी बॉडी के हेल्प से सोते हैं। और आगे बढ़ता हूं क्योंकि बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं। उसी बॉडी से रेप करते हैं, उसी बॉडी से मर्डर्स करते हैं। जैसे एक इकोनॉमी में देखिए,
हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक लॉस की बात करते हैं। इकोनॉमी के पहले चैप्टर में ही लिखा हुआ है पॉवर्टी रिमूवल, टू रिमूव पॉवर्टी, पहले चैप्टर में ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर से इकोनॉमिक लॉस कुछ ऐसे हैं, अगर से वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होता है तो पुअर पुअर ही रहेगा और रिच रिच ही बनेगा। बट लेकिन वो तो पहले चैप्टर में लिखा हुआ है दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू रिमूव पॉवर्टी। तो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक लॉस है, बट इकोनॉमिक्स में एक ग्रेशम्स लॉ है। अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर लॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेशम्स लॉ। वो ग्रेशम्स लॉ क्या कहता है? बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन इफ बोथ ऑफ देम आर लीगल टेंडर। इसका मानना ऐसा हो गया, खोटे सिक्के भी है, खरे सिक्के भी है इकोनॉमी में। लेकिन खोटे सिक्के क्या करते हैं? खरे सिक्कों को आने नहीं देते हैं जब तक आप खोटे सिक्कों को लीगल टेंडर एक्सेप्ट करते हो। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपके जेब में एक पर्स है, पर्स में बहुत सारे नोट है, आपने कुछ खरीदी किया, आपको एक 100 रुपए की नोट देनी है, बट आपके जेब में 100 रुपए के कई नोट है। तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप देखते हो आपके पर्स में जो नोट जिस पर ज्यादा धूल चढ़ी है, या जो नोट थोड़ी सी खराब हुई है, या कोई नोट जो कोने से फटी हुई है, सबसे पहले आप उसको दे दोगे। जब तक वो पूरी तरह से फटी हुई नहीं है वो बेचारा ले लेगा, क्योंकि बैंक वाला उसको ले लेता है। या फटी हुई भी है, आप कोशिश ये करते हो किस तरह से वो टिका दे हम, वो बेचारा जो बेचने वाला है तो वो अपनी बिजीनेस में रहता है, दूसरे कस्टमर्स है, वो कभी कभी हम क्या कहते हैं, वो फटी हुई नोट को दे देते हैं। तो खोटे सिक्के को पहले हम चला लेते हैं। तो ग्रेशम्स लॉ कह रहा है बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन इफ बोथ ऑफ देम आर लीगल टेंडर। तो कुछ इसी तरह से मैं कहता हूं, इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी मेरे 3 खोटे सिक्के हैं। मैंने ये जो बाबा है ना, ये जो बाबाज, कौन से बाबाज? फेक बाबाज, फेक गुरुज, फेक सदगुरुज, जो आपको गलत सिखा रहे हैं। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। उसी बॉडी से सो रहे हैं, उसी बॉडी से खाना खा रहे हैं, उसी बॉडी से पी पू कर रहे हैं, उसी बॉडी से मर्डर्स कर रहे हैं, उसी बॉडी से रेप कर रहे हैं। ऑल बॉडी फकिंग रेपिंग बाबाज आर अवेलेबल, मर्डरस बाबाज आर अवेलेबल। तो इस ग्रेशम्स लॉ के आधार पर मैंने कहा इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी दीज आर में फेक कॉइन्स। कौन से फेक कॉइन्स? इन बाबाओं को मैंने 3 में बांटा है, भड़वे बाबा, भगोड़े बाबा और भगवे बाबा। तो भड़वे बाबा कौन है? these people are, these babas are the brokers of the divine. In the name of divine, in the name of divinity, in the name of God, these babas are like brokers. वो आपको कहते हैं मेरे बिना आपको गॉड नहीं मिलेगा, मेरे बिना आपको मेरे माध्यम से ही मिलेगा, आप मेरे पास आओ, मेरे आश्रम में आओ। फिर आपको एक लगा देगा वो, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। इफ यू आर द सोल, वाई यू आर रेपिंग, वाई यू आर मर्डरिंग, वाई मर्डर्स आर हैपनिंग, वाई रेप्स आर हैपनिंग, वाई क्राइम्स आर हैपनिंग, वाई वॉर्स आर हैपनिंग। हम कहते हैं ठोक ठोक के हम सबके भीतर परमात्मा बैठा हुआ है, कण कण में परमात्मा है। तो भैया कण कण में परमात्मा है तो हिरोशिमा नागासाकी क्यों हुआ है? न्यूक्लियर बॉम्ब्स क्यों है? यूक्रेन और ये रशिया और यूक्रेन का वॉर क्यों चल रहा है? ये इज़राइल और हिजबुल्ला या इज़राइल और ईरान, ये वॉर क्यों चल रहा है अभी? और वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ? ये हिरोशिमा और नागासाकी क्यों हुआ? और सोसाइटी में जो बड़े बड़े हीनस क्राइम्स क्यों हो रहे हैं? इफ यू आर द सोल, योर सोल इज नॉट देयर इन द बॉडी, इट इज देयर आउटसाइड द बॉडी टू। माय डियर फ्रेंड, ये वैसे ही है जैसे एक नदी का पानी है, वैसे ही जैसे ओशन का पानी है।
आप एक फिश की तरह हो, उससे जैसे बाहर निकाले जाते हो आप मर जाते हो। द मोमेंट यू आर टेकन आउट ऑफ योर कॉन्शियसनेस, यू आर गॉन, योर लाइफ इज फक्ड, यू आर गॉन। तो जो बंदा उसके सोल को जो डिस्कवर किया है वो इस तरह से बात नहीं करेगा, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। You have to take the help of this body only. You have to take the help of this mind only to discover the soul within you. साक्षी भाव लाना पड़ेगा उस थॉट्स के तरफ, वो माइंड के तरफ। अब ज्यादा मैं डिपेंड नहीं जाऊंगा उसके। माइंड हमारा है बना हुआ नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स और न्यूट्रल थॉट्स। वो बना हुआ है तामसिक, राजसिक और सात्विक। इसके डिटेल में मैं बाद में जाऊंगा। The Brahmand of mind, the Brahmand of thoughts, emotions and actions, the heart, head and the hands। कई सारे मेरे वीडियोस है, देख सकते हैं। मैं फिर बात करूंगा डिटेल में। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी में कि हमको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जस्ट लाइक द 6 सिग्मा प्रोसेस, जस्ट लाइक द गोल्डस्मिथ का फायर टेस्ट। When you go through, when you pass through yourself through this process of meditation, mindfulness, dhyana with a sakshi tattva, at the end of the assembly line, at the end you will have this being called a Sachitananda being, a blissful, truthful and conscious being। फिर आपका वो जो truth है, whatever that you have discovered, nobody can snatch it। फिर आपका जो प्योर कॉन्शियसनेस है, चैतन्य, नो मैटर एनीबडी एनीथिंग हैपन्स, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। फिर आपका जो ब्लिस है, जो आनंद है, उसको खोने का, उसको किसी के छीनने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। तो अब ये जो 3 कंपोनेंट है, अब इसको मैं रिकैप करता हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस रिलीजन में भी हो, आप रहिए। इट डजंट मैटर whether you are a Hindu or whether you are a Jain, whether you are a Sikh or whether you are whether you are in whether you belong to Christianity or Judaism or Shintoism or Buddhism, भैया कन्फ्यूशियस, कुछ भी भैया, कुछ भी। अच्छा, आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, आप थीस्ट हो, आप बिलीवर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार एक कन्विक्शन लाके, एक बार एक डिटर्मिनेशन लाके, ये जो मेथड है ना, इसको जो ध्यान का है, इसको आप अडॉप्ट करना पड़ेगा, इससे गुजरना पड़ेगा। सी, ये फल मीठा है कि नहीं, खाने के बाद ही पता लगेगा भैया। ये जो फूल है, इसमें से जो गंध आ रही है, वो सुगंध दे रही है कि दुर्गंध दे रही है, आपको सूंघने के बाद ही पता लगेगा भैया। दूसरा कोई तरीका है नहीं ना मेरे भाई। अच्छा, मेडिटेशन कुछ ऐसा है, इस बात को आप गांठ मारिए, ये कोई आपको ठकाठक होने वाला नहीं है भैया कि आज शुरू कर दिया और आज ही उसको मेरे को एनलाइटनमेंट चाहिए, मेरे को ये ब्लिसफुलनेस चाहिए, ये सच्चिदानंद सर, आपने ये सच्चिदानंद जो बात की मेरे को हासिल करना है, मेरे को अभी चाहिए, ये नहीं होगा ना भैया। इसमें समय लग सकता है। देखिए, इफ यू आर ट्रूथफुल, इफ यू आर करेजियस, इफ यू आर ऑनेस्ट, मैं केवल एक बात कहता हूं, यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ, ऑन द पाथ ऑफ डिस्कवरिंग योरसेल्फ, on the path of asking this question who you are, you have to be brutally honest। यहां पर चीटिंग नहीं चलेगी। समय लग सकता है, तो मैंने कहा यह ऐसा नहीं कि ठकाठक होने वाली चीज है, इसमें समय लगेगा। अच्छा, ये कुछ ऐसी भी चीज नहीं है कि भाई इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। जैसे मैंने वो सुनार की बात की, इधर से रॉ गोल्ड डाला और इधर से सोना निकल गया, नहीं ना भैया, उसको फायर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। वो जो प्रोडक्ट है जिसमें बिल्कुल कम से कम एरर्स है, जो वर्ल्ड क्लास है, तो भैया उसको वो 6 सिग्मा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो भैया ये जो इंडिविजुअल है, जिसमें अहंकार है, जिसमें मन है,
जिसमें चित्त है, जिसमें बुद्धि है, जिसमें यह मनस है, वो घिरा हुआ है कई नोशन से और उसमें इम्प्यूरिटीज है। सबसे बड़ी इम्प्यूरिटी क्या है? वो धारणाएं हैं। क्या? इग्नोरेंस है, बिलीफ्स है, नोशंस है, धारणास है। सबसे बड़ा अहंकार है, ये इम्प्यूरिटीज है। तो ये जानी पड़ेगी ना भैया। तो उसको वो फायर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। वो सिग्मा की तरह जो वर्ल्ड क्लास प्रोसेस है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट क्रिएट करने का, उससे गुजरना पड़ेगा। तो ये ध्यान का प्रोसेस है। ये ठका ठक होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि इधर से आलू डाला उधर से सोना निकलेगा, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। ये ऐसा नहीं होने वाला है। समय लगेगा। आपको सबसे बड़ा जो बल है, आपको पेशेंस चाहिए होगा। पेशेंस एंड योर कन्विक्शन, योर कॉन्फिडेंस, योर सिंसियरिटी एंड रेगुलरिटी। बुद्ध उसको क्या कह रहे हैं? राइट माइंडफुलनेस कह रहे हैं भैया। वो खाली माइंडफुलनेस नहीं कह रहे हैं। बुद्ध बड़े खतरनाक आदमी हैं। वो कह रहे हैं राइट माइंडफुलनेस। तो ये जो मैंने बात की, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, इसको छोड़ दीजिए। नहीं तो क्या होगा? फिर वही गलतियां होगी। यही बॉडी रेप करेगी, यही बॉडी फिर मर्डर करेगी। यही बॉडी है, इसके बिना हम पी नहीं कर सकते, पू नहीं कर सकते, इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। हम जो बात कर रहे हैं ये बात नहीं हो पाएगी। सच्चिदानंद अगर से एक एक्सपीरियंस है, वो मिलेगा भी तो किसको मिलेगा? इसी बॉडी को मिलेगा ना भैया। वो जो चतुर्थम जो मांडुक्य उपनिषद में मैंने कहा, अवेकन्ड बॉडी, अवेकन्ड माइंड, अवेकन्ड कॉन्शियसनेस एंड अवेकन्ड एक्सपीरियंस। कौन सा एक्सपीरियंस है? वो सच्चिदानंद, ट्रुथफुल, कॉन्शियस एंड ब्लिसफुल बीइंग। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसको रिकैप, ये तीन, क्योंकि मैंने तीन ये बड़े बड़े कंपोनेंट्स लिए, तो इसको रिकैप करता हूं। अब सब कुछ तो अपना हो गया। तो भैया वहाँ ही जहाँ है आप वहाँ रहिए, मंदिर जाइए। बट अगर से आप प्रेयर्स करते हैं, देखिए प्रेयर क्यों, अंततः जो ब्रह्मन है, अंततः ये जो सृष्टि है, अंततः वो प्रेयरफुल है ना भैया। आपको नहीं लगता ये जो लाइफ है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो एग्जिस्टेंस है, ये प्रेयर, आपको लगता है कि ये प्रेयरफुल नहीं है? ऐसा लगता है कि आपको एक बार कभी ना कभी हम माथा जोड़ दे इसके सामने? आपको नहीं लगता है? तो ये वहां से आया हुआ है प्रेयर और डीटीज। इसका एक साइकोलॉजिकल है, इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूं। तो यदि आपके धर्म में चर्च है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, कुछ भी है, आप उस फेथ में रहिए। फेथ चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए कन्वर्शन से कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको अंततः जो भी मिलेगा वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन से मिलेगा, कन्वर्शन से नहीं मिलेगा। कन्वर्शन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज इनर एंड कन्वर्शन इज आउटर। जैसे मैं कहता हूं, आप धार्मिक लगना अलग है, धार्मिक होना अलग है। आप एक धर्मगुरु की तरह कपड़े पहन लोगे, आप एक धार्मिक गुरु की तरह आप भगवे कपड़े पहन लोगे, आप मंदिर जाओगे, आप राम राम कृष्ण कृष्ण करोगे, आप रुद्राक्ष माला पहनोगे। तो एक कर्म कांड का धर्म है, आप लगने के लिए करोगे। लगने से नहीं होगा ना भैया। लगना तो वो तो एक एक्टर की तरह है। वी नो, जो एक्टर जिसकी एक्टिंग कर रहा है उसको मालूम है कि वो नहीं है, रियल में वो नहीं है। वो एम्परर की एक्टिंग भी कर सकता है, राजा की भी एक्टिंग कर सकता है, एक टाइकून की भी एक्टिंग कर सकता है, एक टेररिस्ट की एक्टिंग भी कर सकता है, एक चोर की भी कर सकता है, लेकिन वो है नहीं जिसकी वो एक्टिंग कर रहा है। तो लगने का धर्म धर्म नहीं है, होने का धर्म धर्म है, जानने का धर्म धर्म है, खोजने का धर्म धर्म है। तो ये लगने जैसा, इससे दूर, इससे बचिए। ये फेक गुरुज है। ये जो भड़वे भगवड़े भगवे बाबा है, ये जो फेक गुरुज है और ये फेक सदगुरुज है, उससे बचिए, नहीं तो फंस जाओगे। तो आप रहिए जिस धर्म में आपका जन्म हुआ, आप रहिए, प्रे कीजिए। बट जहाँ पर प्रेयर है
वहां पर आप क्या कीजिए, प्रेयर के साथ ध्यान जोड़िए। देखिए, प्रेयर के साथ ध्यान नहीं जोड़ोगे, प्रेयर का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आप खाली प्रेयर मत कीजिए, प्रेयर के साथ साथ ध्यान जोड़िए। अच्छा, ये तो हो गया रिलीजन का। आप जो भी मान्यता है उसके साथ जाइए, फिर स्पिरिचुअलिटी को आप आत्मसात कीजिए। मैं अब रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में कैसे जोड़ता हूँ, आप एक बार ये सोचिए, ये बहुत बहुत गहन है। मैं ये कह रहा हूँ, रिलीजन के वेरी स्टार्टिंग पॉइंट में जब जाते हैं, जहाँ पर वो पहले गुरु थे जिनके कारण ये रिलीजन बना, वो स्पिरिचुअल आदमी ही थे भैया। देखिए, आज के दिन में बुद्धिज्म बना, लेकिन बुद्ध तो स्पिरिचुअल गुरु थे, वो स्पिरिचुअल पर्सन थे। मैं बार बार कहता हूं, इफ समथिंग कम्स इन योर बुद्धाहुड, if something comes in the way of your Buddhahood, what is it that comes? Buddhism will come in the way of your Buddhahood. भैया, Buddhism is different from Buddhahood. मैं ये बार बार कहता हूं। अच्छा, इसलिए ज़ेन में एक प्रोवर्ब है, एक फ्रेज है, वो कहता है, वो डिसाइपल पूछता है ज़ेन मास्टर को, मास्टर इफ बुद्धा कम्स इन माई वे व्हाट शुड आई डू? मास्टर कहता है, इफ बुद्धा कम्स इन योर वे किल हिम, बिहेड हिम। तो भैया, जो आपके ये जो पूरे कमांडमेंट्स है, ये जो मान्यताएं है, इफ दे कम इन द वे ऑफ योर माइंडफुलनेस, तो फिर वो बाजू रह जाएगा, फिर प्रिडोमिनेंट वो रह जाएगा, जो डॉक्ट्रिन है, जो रिचुअल्स है, वो प्रिडोमिनेंट। पहले एक बार इसको चख के तो देखो भैया, इसको एक बार करके तो देखो ना, क्या फर्क क्या पड़ेगा? आपको लगता है कि बेबुनियाद है, फिजूल है, फिर ठीक है, छोड़ दो, तब डिस्कार्ड करो। करके तो देखो, एक्सपेरिमेंट करके। साइंस क्या कहती है? साइंस कभी फेल्यूर से डरती है क्या? वो कहती है, ठोक क्या कहती है, पहले हमको एक्सपेरिमेंट कर, पहले वो थ्योरी बिल्ड करते हैं, फिर वो थ्योरी क्या, थ्योरी एक इमेजिनरी होती है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी 100% इमेजिनरी है, थॉट बेस्ड है, लेकिन वो आज तक सच साबित होती है। सभी एक्सपेरिमेंट में वो सच साबित होती है, वो आज के दिन में। तो उस बंदे के बारे में सोचिए, उसकी इमेजिनेशन कैसी स्ट्रांग है। तो थ्योरी पहले, अभी जो हमारी मेडिटेशन की जो थ्योरी है, उसको एक बार एक्सपेरिमेंट में तो लाइए, उसको चखिए, उसको कर कर देखिए, उसके बाद देखेंगे कि वो आपके लिए लाभित सिद्ध हो रही है, कि बेनिफिशियल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूं, रिलीजन के इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ रिलीजन जो भी थे, जिनके कारण ये रिलीजन बना, यदि बुद्धिज्म बुद्धा के कारण बना, तो बुद्धा स्पिरिचुअल पर्सन थे। अभी जैसे ओशो एक लेटेस्ट गुरु है, अब क्या हो रहा है, स्लोली स्लोली उनका भी ओशोइज्म बन जाएगा, एक कल्ट बनेगा, उनका भी एक रिलीजन बनेगा। उन्होंने जो बातें की जिस तरह से, उसी तरह से जिस तरह से बुद्ध ने बातें की, वो खो जाएगी, वो डॉक्ट्रिन बनेगी। अच्छा, मेरी शायद बैटरी कम हो रही है, तो थोड़ा सा मैं इसको चार्ज करता हूँ, आप होल्ड कीजिए। अच्छा, 1 घंटा हो गया और बैटरी भी शायद ख़त्म हो गई, तो मैंने चार्जर लगाया है। तो इसको रिकैप करता हूँ। तो मैं कह रहा था कि एट द वेरी स्टार्ट जो रिलीजन्स बने, उसके मास्टर भी दी जाते हैं। द वेरी फर्स्ट मास्टर वो स्पिरिचुअली थे, फिर स्लोली स्लोली वो खो गया। जैसे बुद्ध का खो गया, अब ये ओशो का है, ये भी खो जाएगा। अब ओशोइज्म बनेगा, एक रिलीजन बनेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, वो रिलीजन, जो भी रिलीजन बना, उसके आगे से बुनियाद में जाते हैं, फ्रॉम द इन द स्टार्टिंग पॉइंट। जो गुरु थे, जो इनिशियल गुरु थे, जो उसके प्रोपाउंडर है, उसके फादर है, उसके क्रिएटर है, जिनके कारण ये धर्म बना, ही वॉज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी ओनली। सो द रिलीजन्स वेयर
स्पिरिचुअलिटी, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन द बिगिनिंग। अब वो खो गया, जैसे जैसे ओल्ड हो जाता है फिर वो खो जाता है, फिर एक नया मास्टर आता है, एक नया गुरु आता है, उस समय में फिर वो बात करता है, उस समय में फिर वो उस समय की साइंस लेता है, उस समय का जो भी पूरा जो भी प्रिवेलेंट इकोसिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए उस समय के लोगों से वो बात करता है। तो इस तरह से फिर एक नई डिस्कशन आती है हम सबके सामने, उसी तरह जिस तरह से जिद्दू कृष्णमूर्ति के समय में आई, उसी तरह से जिस तरह से ओशो के समय में आई। हो सकता है कालांतर, मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपको क्या लगता है कि बुद्ध जस्ट ऐसे 40 साल के बाद उनको एनलाइटनमेंट हुआ और फिर उन्होंने बात करना शुरू किया, उन्होंने करीब करीब मोर देन 40 ईयर्स बात की, तो आपको क्या लगता है कि सब लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया जिस तरह से आज हम बुद्ध की बात करते हैं? नहीं, बुद्ध के बारे में बातें तो उनके जाने के 400-300 साल के बाद शुरू हुई। आपको क्या लगता है कि बुद्ध के समय में लोगों ने उनको पूरा एक्सेप्ट कर लिया बुद्ध को जिस तरह से हम आज बात करते हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ, ना ऐसा कभी होगा। ये इस तरह से ही चलता रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं, जो भी रिलीजन्स में आप हो, लेट दैट बी, लेट दैट वॉट एवर दैट फेथ बी। आप फिर स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कीजिए। इसमें कभी ना भूलिए ये क्वेश्चन, हु एम आई एंड व्हाट इज द मेथड अवेलेबल टू अस? द मेथड अवेलेबल टू इज दैट ऑफ मेडिटेशन और साक्षी भाव। अब आती हुई स्पिरिचुअल साइंस, जो कुछ भी हमारे बाहर के जगत में है, हमारी कॉरपोरेट लाइफ है या बाहर के जगत में जो भी, जैसे ये लाइट है, रोड्स है, हमारे एरोप्लेन्स है, हमारी टेक्नोलॉजी है, वहां पर आपको केवल साइंस का ही मदद लेना पड़ेगा। यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक टू वॉट एवर एक्सटेंट दैट थिंग इज ऑब्जेक्टिव। मेरा कहने का मतलब है, ये जो रियलिटी जो भी है, जिसको वेद कह रहा है कि ब्रह्मन है, वेद ने कभी भी, मतलब वेदांत के जो ऋषि है, उन्होंने कभी, दे वर नॉट अगेंस्ट साइंस। ऋषि जब है तो उन्होंने साइंस को भी माना और स्पिरिचुअलिटी को भी माना। उनके जीवन में ये दो भी थे, दो भी स्पेसेस थे। दे एक्सेप्टेड द ऑब्जेक्टिव रियलिटी and material cause and action, and they also plunged into the inner dimension called the subjective reality and the subjective cause and effect, the cause and effect of mind, the cause and effect of psychology. तो अभी की जो साइंस है उसमें इस डायमेंशन का कोई भी जिक्र नहीं, there is no mention, but the earlier sages were not against science. उनके समय में उनकी अपनी साइंस थी। तो अभी प्रेजेंट में हमको क्या करना पड़ेगा, जो साइंटिफिक स्पेस है, वी हैव टू बी एम्पायरिकल, वी हैव टू बी ऑब्जेक्टिव, वी हैव टू बी मेथोडिकल, वी हैव टू बी रेशनल एंड वी हैव टू बी एक्सपेरिमेंटल, एब्सोल्युटली विदाउट एनी एरर। थोड़ी देर के लिए आपको कहना पड़ेगा, आई डोंट केयर व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। When it comes to science, I have to be to whatever extent I can find that thing as objective, I will take the help of objective search, objective methodology, and whatever that is becoming subjective. अब जैसे जैसे मैं मेरे मन की तरफ आता हूं तो भैया सब ऑब्जेक्टिविटी धुंधली हो जाती है ना। तो मैं वहां पर ये जो डायमेंशन है वहां पर उसी तरह से लॉज काम नहीं करेंगे जिस तरह से वो इनर जगत में काम करते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं। आउटर जगत में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं टू अपोजिट बॉडीज अट्रैक्ट एंड टू सेम बॉडीज रिपेल, सेम चार्जेस रिपेल
अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, हम ऐसा कहते हैं. एंड इट इज ट्रू इन द आउटर वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस. बट अब इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपको लाता हूं. एक तमस माइंड रजस माइंड से दो अपोजिट है. एक तमस माइंड है, एक रजस माइंड है. तो एक को मैं जस्ट फॉर द हेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एक को मैं कहता हूं नेगेटिव और एक को मैं कहता हूं पॉजिटिव. तो आप कहेंगे फिर ये अपोजिट है, ये अट्रैक्ट होने चाहिए. वो कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे. केवल दो चोर अट्रैक्ट करते हैं, केवल दो टेररिस्ट अट्रैक्ट करते हैं. एक कोई पीसफुल बंदा है, एक कोई ब्लिसफुल बंदा है. वो किसी टेररिस्ट से, किसी चोर से, किसी रेपिस्ट से, किसी मर्डर से अट्रैक्ट नहीं होता है. तो यहां पर भीतर के जगत में क्या हो रहा है? ओनली द लाइक आर अट्रैक्टिंग, द अपोजिट आर डिट्रैक्टिंग. कैसा है देखिए, द मोमेंट यू जंप इन टू द डायमेंशन विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ साइंस, लॉ चेंज हो रहा है. द लॉ इज टोटली डिफरेंट. ओनली द सत्वा माइंड्स आर अट्रैक्टिंग. ओनली द सिमिलर फिलोसफीज आर अट्रैक्टिंग. ओनली द सिमिलर माइंड्स आर बिकमिंग फ्रेंड्स. You are not becoming a friend with a mind which is destructive. You are trying to becoming a friend with a mind which is creative, which is blissful, which is silent. You never want to be in the company of a mind which is destructive. तो यदि हम उसी लॉ के हिसाब से जाते हैं तो भैया तमस माइंड और रजस माइंड अट्रैक्ट होना चाहिए. दो अपोजिट है. अच्छा, एक और एक बड़ा उदाहरण लेता हूं. आप पत्नी हैं, मतलब एक मेल है फीमेल है. एट द लेवल ऑफ द बॉडी मेल एंड फीमेल बोथ आर अपोजिट जेंडर्स, दे अट्रैक्ट. तो वो अट्रैक्शन प्रेम का होगा, वो अट्रैक्शन लव का होगा, वो अट्रैक्शन बॉडी का होगा. जैसे जैसे हम उधर से चलकर दोनों लोगों के मन के तरफ आते हैं, जब तक उनके दो मन एक जैसे नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, उनका सोचना सिमिलर, अगर से वो टोटली डिसिमिलर होंगे, वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे. बॉडीज तो अट्रैक्ट कर रही है, प्रेम के लिए तो ठीक है, लेकिन अब वो प्रेम बढ़ नहीं रहा है क्योंकि माइंड्स आर नॉट सिमिलर, माइंड्स आर टोटली अपोजिट. तो वहां पर फिर वो अट्रैक्शन नहीं बनेगा. तो अब वो हम बाद में मैं बात करूंगा जहां पर मैंने पुरुषार्थास में धर्मा अर्था कामा मोक्षा, तो मुझे कामा के ऊपर अभी बात करना है. कामा इज अबाउट योर लव. तो वहां पर तो मैं कह रहा हूं ए ब्लिसफुल रिलेशनशिप इज पॉसिबल. A relationship between these two blissful beings is possible. कौन सा blissful being? जैसे ये अभी एक इंडिविजुअल ने अपने blissfulness को through the process of meditation discover किया. The one who discovered the soul, that I am calling a blissful being. Blissful minds, blissful hearts, वहां पर एक संवाद हो सकता है. बॉडी के तल पर, लव के तल पर. तो देर कैन बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लिसफुल लव. उसके ऊपर बाद में बात करते हैं. तो मैंने कहा अब ये साइंस हो गया, रिलीजन हो गया, अभी मैंने स्पिरिचुअलिटी. इन द साइंस, टू सम अप इन 1-2 सेंटेंस, इन साइंस यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव एज फार एज यू कैन गो. सो आई विल अप्रोच रियलिटी as far as it takes me objectively, but I will not stop there. Just like my rishi, just like my Vedantic rishi, I will also plunge into the opposite dimensional, the diagonally opposite dimension of meditation, the psychological dimension. I will even plunge into that dimension and try to discover, try to explore the subjective reality of that dimension. Subjective reality means it is subject to your own existential experience. भैया, तो ये हो गया स्पिरिचुअलिटी. रिलीजन, अब रिलीजन जो है यार,
जिस भी रिलीजन में हम है रहने दीजिए, वो उसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह से मैंने आपको आई ट्राई टू रिकैप थिंग्स इन सच ए वे, जो मैंने स्टार्टिंग से आप समझ लीजिए कि ये घर है भैया, एक घर मेरा रिलीजन का है, उसमें मैं रहता हूँ। एक घर है, घर में 3 खोलियाँ हैं, एक मेरी खोली रिलीजन की है। डजेंट मैटर वेदर आई एम ए हिंदू और ए क्रिश्चियन और ए सिख और वट एवर और एनी रिलीजन। एक मेरा कमरा है साइंटिफिक का, साइंस का। आई विल बी ऑब्जेक्टिव, रेशनल, लॉजिकल, मेथोडिकल, एक्सपेरिमेंटल। और मेरा तीसरा एक कमरा है, वो मेरा पर्सनल है, वो जैसा मेरे प्रेयर रूम की तरह है, वो मेरा बेडरूम की तरह है, वो मेरा बोर्ड रूम नहीं है। बोर्ड रूम में तो सभी डायरेक्टर आ जाते हैं। वो साइंस के लिए ठीक है, वो रिलीजन के लिए ठीक है, ये रिलीजन से आए, वो रिलीजन से आए, फिर एक हमारा इंटर रिलीजियस टॉक हो रहा है, डिबेट हो रहा है, दैट इज ओके। बट अब जो मेरा स्पिरिचुअलिटी का है, वो मेरा अपना पर्सनल प्रेयर रूम की तरह है। वो मेरा प्रेयर नहीं है, वो मेरा मेडिटेशन, ध्यान का रूम है भैया। वो अकेले का है, क्योंकि अकेले को ही उसको एक्सप्लोर करना है। यू आर अलोन ऑन दैट पाथ। कलेक्टिव बनेगा, जो सच्चिदानंद है, जो रियलाइजेशन, वो कलेक्टिव बनेगा। बट फिलहाल द प्रोसेस इज ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो एक जो रूम है वो स्पिरिचुअलिटी का है। अब वो एक ही घर में है, एक घर में एक दरवाजा है, एक जाने के लिए है। सो इट डजेंट मैटर। सो आई ब्रॉट दिस पर्सपेक्टिव। They are all complementaries. They can be complementaries, I am saying. They are, I am not saying. There can be conflict, they can be complementaries, they can be helpful, and then we have to decide. आगे से हम इनको तीनों को blend करते हैं, फिर then life on earth can be a heaven. ये जो religions heaven की बात करते हैं after death, वो उस heaven में कोई मतलब नहीं। जैसे बाबास कहते हैं सोल विल गो टू द हेवन। क्या करना है? सोल कैसे? बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेगा वो सोल वहां जाके? ऐसा कुछ नहीं है। व्हेन वी ब्लेंड दीज थ्री विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, विथ कॉस्मॉस, विथ क्लैरिटी, विथ एनलाइटनमेंट, देन दिस अर्थ, दिस वेरी अर्थ कैन बिकम ए हेवन। अब यहां पर मैं इसको विराम देता हूं। तो थैंक यू सो मच for listening. It is now almost 1.5 hours. I will speak again. So we'll discuss again on some other topic, or this topic. We'll extend our topics. Just like science, just like this reality, our topics are also infinite. वो कब एंड होंगे I don't know. तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसको मैं स्टॉप करता हूँ। Thank you so much. Thank you for listening. Thank you.